In the last lecture, I had discussed about what is pharmacology, what are the scopes of pharmacology, what are the sources of drug, dosage form, routes of administration and all that. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में. थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं. फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक में अभी जनरल फार्माकोलॉजी है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है. जनरल फार्माकोलॉजी बेस है, इसको क्विकली कंप्लीट करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना होगा. एक भी कॉन्सेप्ट हम छोड़ नहीं सकते बिकॉज इट्स कॉन्सेप्ट इन जनरल फार्माकोलॉजी इज़ वेरी इसेंशियल, क्योंकि जितने भी आगे हम ड्रग्स पढ़ेंगे उनमें ये अप्लाई होंगे. अब फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फार्माकोलॉजी के दो डिविजन्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोकाइनेटिक क्या है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक. यानी कि जैसे ही हम कोई ड्रग लेते हैं तो बॉडी उसके साथ जो भी करती है वो उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में. एंड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग का बॉडी के लिए क्या रिस्पॉन्स होता है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक. फार्माकोकाइनेटिक में कोई भी ड्रग हम लेते हैं तो उसका क्वांटिटेटिव स्टडीज़ करते हैं कि ड्रग जैसे ही गया उसका मूवमेंट हुआ अंदर में, बाहर में, और किस तरह से एक्सक्रीट हुआ. यानी कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन तक के प्रोसेस को हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. सिंपली व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक. याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना. वो ADME करके याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. ओके, आगे देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ADME एज इट डील्स विथ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. जैसे मैंने पहले बताया, इसको ADME भी कहते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को डील करता है. अब ये देख लीजिए, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है हमारा. किसी भी सेल का बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होता है. हाइड्रोफिलिक लेयर है एंड हाइड्रोफोबिक लेयर है. ओके, हाइड्रोफिलिक लेयर आउटर एरिया में और बीच में हाइड्रोफोबिक लिपिड लेयर है. तो ये नॉर्मल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया. और कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी जुड़े होते हैं. और ये पोर है, मेम्ब्रेन पोर, जहाँ से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. तो बेसिकली अब हम लोग क्या समझेंगे? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म समझेंगे. देखिए, चाहे कोई भी ड्रग हो, अगर उसको हम इंट्रावेनस नहीं दे रहे हैं, जो ड्रग इंट्रावेनस से दी जाती है उनको छोड़ के कोई भी ड्रग हो, उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए उसका मेम्ब्रेन से, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से उसको गुजरना ही पड़ता है. उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है उसका ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. इसलिए सबसे पहले हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे. हर ड्रग का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होगा, हर वो ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होगा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट वो ड्रग जो इंट्रावेनसली दी जाएगी. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से ड्रग ट्रांसपोर्ट के लिए कितने मेथड्स हैं? 2, पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट. दिस इज द डायग्राम फॉर पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है. पैसिव डिफ्यूजन को और अच्छे से समझेंगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है. ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है. तो डिफ्यूजन मेजर प्रोसेस है ड्रग ट्रांसपोर्ट में. फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इज पैसिव डिफ्यूजन. पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है? द ड्रग डिफ्यूजेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. द membrane playing no active role in the process, means energy is not required in passive diffusion. ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है. इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच. पैसिव डिफ्यूजन में पीएच का क्या इफेक्ट होता है उस पर हम चर्चा करेंगे. मोस्ट ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब है ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पोलार सॉल्वेंट में या वाटर में सॉल्युबल घोले जाने पे आयंस में कन्वर्ट नहीं होते. अगर होते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में आयंस देते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे भी उनको हम पोलार सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज करते हैं वो पूरे आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा उसका आयनाइजेशन कम्प्लीटली हो जाता है.
सो मोस्ट ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दियर आयनाइजेशन इज pH डिपेंडेंट। देखिए क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आते हैं, कुछ नया घुमा फिरा के नहीं दिया जाता जीपीएट में, तो आप एक एक लाइन को एकदम ध्यान से याद रखिएगा, एक एक लाइन को एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझ जाते हैं तो याद रखने की आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप समझते जाइए। ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनका जो आयनाइजेशन है वो pH डिपेंडेंट होता है। Okay, then strong electrolytes nearly completely ionized at acidic as well as alkaline pH. Strong electrolyte acidic और alkaline किसी भी pH पे इनका आयनाइजेशन हो जाता है। अभी हम केवल आयनाइजेशन की बात करें ना, एब्जॉर्प्शन पे बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स हैं। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका आयनाइजेशन के लिए एक फॉर्मूला है, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर एक वीक एसिड है उसके लिए मान लीजिए HA है एक वीक एसिड, देन उसका जो आयनाइजेशन है हम इस फार्मूला से देंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयनाइज कंसनट्रेशन ऑफ आयनाइज ड्रग अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ अनआयनाइज ड्रग। याद रखिएगा इसको, ये वीक एसिड के लिए, ठीक है। वीक बेस के लिए होगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये HA ऊपर चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा pH इज इक्वल टू pKa माइनस लॉग HA अपॉन A, दैट मीन्स अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन आयनाइज्ड ड्रग। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वीक एसिड्स के लिए ये है आयनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयनाइज्ड ड्रग, और वीक बेस के लिए हो जाएगा अनआयनाइज्ड ड्रग अपॉन आयनाइज्ड ड्रग। इफ आयनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, अगर आयनाइज्ड ड्रग का कंसंट्रेशन अनआयनाइज्ड ड्रग के कंसंट्रेशन के बराबर है, मतलब आधा जो ड्रग है वो आयनाइज हो चुका है, आधा अनआयनाइज्ड है, तो उस कंडीशन में जो दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, एक आएगा कट के, और यहाँ पे log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, pH जो है वो pKa के इक्वल हो जाएगा। pKa क्या है, pH क्या है वो तो आप जानते ही हैं, समझ गए हैं। और pKa क्या होता है, pKa एसिड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, वीक एसिड्स की। pK is the value that shows weak acid or electron, how an acid is weak or how much an acid is strong, pK acid dissociation constant। और वहीं पे एक और आता है pKb, तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि कोई बेस कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पे वीक बेसिस वीक एसिड्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, pKa is numerically equal to pH at which the drug is 50% ionized। तो pH is equal to pKa से क्या साबित होता है कि जो pKa की वैल्यू है वो pH के बराबर होगी अगर जो ड्रग है 50% आयनाइज्ड है, ठीक है। इफ़ अब यहाँ से कुछ डिराइव करेंगे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स। इफ़ pH इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 स्केल, अगर हम pH को 1 स्केल बढ़ाते हैं यानी pH प्लस 1, यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला में वैल्यू रखने पर यहाँ इक्वेशन 2 से pH इज इक्वल टू pKa से यहाँ पे हमें मिलेगा log 10 की वैल्यू log 10, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 की वैल्यू 1 log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे log कट जाएगा और ये 10 मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या मिलेगा कि अगर हम pH को 1 स्केल बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में जो आयनाइजेशन है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। सिंपली इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं, pH यहाँ पे 5 है, वहाँ यहाँ पे 7 है, जो आयनाइजेशन है वो 10 गुना बढ़ गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 100 हो गया, टोटल यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 110 हो गया। तो pH का काफ़ी इफेक्ट होता है डिफ्यूजन में। सिमिलरली इफ़ pH इज़ रिड्यूस्ड बाय 1 स्केल, अगर हम pH को 1 स्केल घटाएंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसी तरह से आप इसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मेन कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक्स था। ओके, तो देखिए ड्रग्स जो है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं, इसको एकदम याद रखिएगा। जो ड्रग्स हैं वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। तो एल्केलाइन pH में तो वीक एसिड्स का आयनाइजेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। मतलब आप मान लो एस्पिरिन ले रहे हैं, तो एस्पिरिन एक वीक एसिड है,
वीक एसिडिक ड्रग है, उस कंडीशन में वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? इंटेस्टाइन में तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे एल्केलाइन पीएच है। तो कहाँ पे होगा? स्टमक में। इसलिए एस्पिरिन स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। और कुछ एग्जांपल्स भी वो याद रखिएगा, सोडियम फिनोबार्बिटोन, ये एग्जांपल्स ध्यान में रखिएगा, सोडियम सल्फा डायजीन पोटेशियम पेनिसिलिन 5 एट्सेट्रा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें से लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस बनेंगे। वीक बेसिक ड्रग्स, अब वीक बेसिक ड्रग्स की बात करते हैं जो साल्ट फॉर्म करेंगे एनायंस के साथ। एनायंस कहाँ पे मिलेंगे? बेसिक मीडियम में। तो जो वीक एसिडिक ड्रग्स हैं वो कहाँ पे, वीक बेसिक ड्रग्स हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे? एसिडिक मीडियम में तो एब्जॉर्ब होंगे नहीं एसिडिक पीएच पे, तो उस कंडीशन में ये ड्रग एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन में। तो जो वीक बेसिक ड्रग्स हैं, वीकली बेसिक ड्रग्स हैं, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट, इफेड्रीन, HCl, क्लोरोक्वीन, फॉस्फेट, ये जो ड्रग्स हैं दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन, मीन्स बेसिक मीडियम। एसिडिक ड्रग्स एग्जाम्पल एस्पिरिन, जिसमें अभी पहले बताई, एस्पिरिन जिसका पीके है 3.5, लार्जली अनआयनाइज्ड एट एसिड गैस्ट्रिक पीएच एंड आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक। मैंने कहा ना एसिडिक ड्रग्स एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होंगे, चाहे वो वीकली एसिडिक ड्रग हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो। वाइल बेसिस एग्जाम्पल एट्रोपिन जिसका पीके 10 है, आर लार्जली आयनाइज and are absorbed only when they reach the intestine। तो एसिडिक ड्रग जैसे कि एस्पिरिन है वो स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अनाइज फॉर्म में होता है। वहीं पे जब हम एट्रोपिन की बात करते हैं तो वो स्टमक में आयनाइज फॉर्म में रहेगा, इसलिए वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वहाँ उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन में होगा। सिंपल है। एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि वहाँ पे वे अनआयनाइज फॉर्म में होते हैं, और ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं अनआयनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर एसिडिक ड्रग इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है दैट आयनाइज फॉर्म ऑफ एसिडिक ड्रग्स विच क्रॉसेस द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल रिवर्ट्स टू द आयनाइज्ड फॉर्म विद द सेल it where pH is 7 and then only slowly passes to the extracellular fluid membrane to encounter a pH from which it is not able to escape easily. This may contribute to gastric mucosal cell damage caused by aspirin। ये है एस्पिरिन का एडवर्स इफेक्ट का या साइड इफ़ेक्ट, एस्पिरिन का साइड इफ़ेक्ट का एक एग्जांपल क्यों होता है। जो एस्पिरिन है वो आसानी से एब्जॉर्ब, एस्पिरिन चूँकि एक एसिडिक ड्रग है तो ये स्टमक के पीएच पे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे ही वो म्यूकोसल सेल्स में जाता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल्स में एब्जॉर्ब होके, वहाँ पे पीएच सेल में 7 है जो कि एल्केलाइन है उसके लिए, मतलब एसिडिक ड्रग के लिए। तो उस कंडीशन में जो एस्पिरिन है वहाँ जाते ही आयनाइज हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म में, फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा आयनाइज फॉर्म में आगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो वहाँ पे आयन ट्रैपिंग हो जाएगी, मतलब वो जो एस्पिरिन मॉलिक्यूल्स हैं, एस्पिरिन जो आयन्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो वहीं पे ट्रैप होके रह जाएगा, फिर धीरे धीरे स्लोली वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से वो आगे हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो यही है आयन ट्रैपिंग। आयन ट्रैपिंग इसको ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछ दिया जाए। और ये एस्पिरिन का मामला है, एस्पिरिन ऑलरेडी बहुत फेमस ड्रग है। बेसिक ड्रग्स अटेन हायर कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलरली, मतलब सेल के अंदर 7 to 7.4 pH of plasma. Acidic drugs are ionized more in alkaline urine and do not back diffuse in the kidney tubules and are excreted faster. Acidic drugs जो हैं वो alkaline urine में ज़्यादा आयनाइज होंगी, ठीक है। जहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक ड्रग एल्केलाइन यूरिन में आयनाइज हो गया तो अब उसका एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, तो यूरिन के साथ ही एक्सक्रीट हो जाता है और ये इसका वापस से
डिफ्यूजन नहीं हो पाता किडनी ट्यूब्यूल्स के थ्रू। जहाँ जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे अब चूँकि एसिडिक ड्रग तो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है यूरिन में मिलके, तो उसका वापस रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और वो डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। वहीं पे जस्ट अपोजिट भी है कॉन्सेप्ट, ये इससे क्वेश्चन बनता है ना। बेसिक ड्रग्स इस ये एल्कलाइन यूरिन में जो एक्सक्रीशन होता है, इस एक्सक्रीशन वाले पार्ट में भी इसको पढ़ेंगे। बेसिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इफ़ यूरिन इज एसिडिफाइड। अगर एसिडिफाइड यूरिन है देन उस कंडीशन में जो बेसिक ड्रग्स है आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी जब आप डायरेटिक्स पढ़ेंगे तो काम आएगा। लिपिड सॉल्युबल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि इथेनॉल है, डाइथल ईथर है, readily cross biological membrane and their transport is pH dependent. Filtration is the passage of drug through aqueous pores in the membrane or through paracellular spaces. Simply सेल्स के बीच जो जगह होती है वहाँ से ड्रग अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या एक्वियस पोर्स मेम्ब्रेन में जो एक्वियस पोर्स होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के पैसेज के लिए, वहाँ से अगर ड्रग का पैसेज हो रहा है तो वो फिल्ट्रेशन हो गया। लिपिड इनसॉल्युबल जो ड्रग्स होते हैं क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बाय फिल्ट्रेशन इफ़ देयर मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ द पोर्स। यहाँ पे मॉलिक्यूलर साइज का रोल होता है। अगर मॉलिक्यूल का साइज इतना है कि वो उस पोर से आसानी से पास हो जाए, मतलब पोर के साइज से अगर छोटा है ड्रग मॉलिक्यूल का साइज, और वो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड इनसॉल्युबल है, मतलब लिपिड सॉल्युबल होता तो आसानी से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो जाता उसका, लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में ये पोर्स के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। ओके, देन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, दिस कैन बी कैरियर मेडिएटेड और बाय वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है। कैरियर ट्रांसपोर्ट क्या है? ऑल सेल मेम्ब्रेन एक्सप्रेस अ होस्ट ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन कहने का मतलब है मेम्ब्रेन के दोनों ओर जो किसी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड की ओर ले जाने में मदद करे, ऐसे प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन विच सर्व एज कैरियर और ट्रांसपोर्टर फॉर फिजियोलॉजिकली important ions, nutrients, metabolites, transmitters and across the etc. across the membrane. Carrier transport is specific for the substrate. Carrier transport is specific for the substrate or the type of substrate. Example: organic anions, saturable competitively inhibited by analogues which utilize the same transporter and is much slower than the flux through channels. It is स्लोअर देन द फ्लक्स थ्रू चैनल्स, मतलब आयन चैनल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे ये थोड़ा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और कैरियर जो है वो स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल को, स्पेसिफिक टाइप का जो कैरियर है वो स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, वो ग्लूकोज का ही ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, कैरियर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ two types: facilitated diffusion and active transport. तो ओवरऑल याद रखिएगा कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है वो कैरियर मेडिएटेड हो सकता है या उसका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। कैरियर मेडिएटेड अगेन एनर्जी और जो कैरियर मेडिएटेड है अगेन कैरियर के टाइप के बेसिस पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे एनर्जी का भी रोल है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और कैरियर दोनों में होंगे। तो पहला देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द ट्रांसपोर्टर बिलोंगिंग टू द सुपर फैमिली ऑफ सॉल्यूट कैरियर्स एसएलसी सॉल्यूट कैरियर्स के लिए एसएलसी भी हम आगे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सॉल्यूट कैरियर्स मतलब जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को कैरी करके उसका ट्रांसपोर्ट करता है, उसको एक साइड मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड लेके जाता है। सिंपली सॉल्यूट कैरियर्स कैरियर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, मतलब एक तरह के ट्रांसपोर्टर हैं। ऑपरेट पेसिवली करने का मतलब है यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, विदाउट नीडिंग एनर्जी। एंड ट्रांसलोकेट द सबस्ट्रेट इन द सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पे हमारा ड्रग होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। हम अभी ड्रग के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहने का मतलब है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इट जस्ट फैसिलिटेट परमिएशन ऑफ पुअरली डिफ्यूजिबल सबस्ट्रेट। मतलब ऐसे सबस्ट्रेट, ऐसे ड्रग्स जो एकदम बहुत धीमे धीमे डिफ्यूज़ होते हैं,
तो उनको जल्दी जल्दी उनका ट्रांसपोर्ट कराने का तरीका क्या हुआ, हम उसको एक कैरियर के साथ जोड़ देते हैं जो जल्दी जल्दी उसका ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। एग्जाम्पल है द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल एंड फैट सेल्स बाय ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4। ओके, इसको याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनता है एनर्जी एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन द मसल। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो GLUT4 ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है मसल्स और फैट सेल्स में। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है। कैरियर यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, कैरियर हो रहा है यूज, लेकिन यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, तो सिंपली ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ओके, ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन द सबस्टेंस और ड्रग मॉलिक्यूल इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर SLC solute carrier. The carrier binds and moves the poorly diffusible substrate along with concentration gradient high to low and does not require जी सेम चीज मैंने जो कही। आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट इज इनहिबिटेड बाय मेटाबॉलिक पॉइजन्स। मेटाबॉलिक पॉइजन्स के थ्रू इसका इनहिबिशन हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिक पॉइजन्स हो तो उस कंडीशन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, वो डिपेंड करता है अलग अलग ड्रग के लिए। इट ट्रांसपोर्ट द ड्रग और सॉल्यूट अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का कहने का मतलब है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जब भी हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर किसी मॉलिक्यूल को ले जाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। रिजल्टिंग इन सेलेक्टिव कम्युनिकेबल ऑफ द सब्सटेंस और वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस का हमें जिस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करना है अगर उसी को बस हम लेके जा रहे तो ये सिलेक्टिव हो गया। लीवोडोपा एंड मिथाइल डोपा आर एक्टिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट बाय द एरोमेटिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स। लीवोडोपा ये ड्रग है और ये मिथाइल डोपा, दोनों ड्रग एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं गट में, गट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ एरोमेटिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स। पैरा या पी ग्लाइकोप्रोटीन नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर टू डील विथ जीनोबायोटिक्स। नॉन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टर्स है, मतलब कि ये सेलेक्टिवली किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे काम करेंगे ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के, मतलब जितने भी जीनोबायोटिक्स कहने का मतलब है कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल जो बाहर से हमारे बॉडी में इंटर हुआ है तो उनके ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है PGP, ठीक है, चाहे कोई भी जीनोबायोटिक हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एनर्जी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कहाँ से मिलती है? डायरेक्टली बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। द ट्रांसपोर्टर्स बिलोंग टू द सुपर फैमिली ऑफ ATP बाइंडिंग कैसेट्स ABC। याद रखिएगा ATP, A फॉर ATP, B फॉर बाइंडिंग, C फॉर कैसेट। ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर हुज इंट्रासेलुलर लूप हैव इन ATPase एक्टिविटी। इस तरह के ट्रांसपोर्टर की इंट्रिंसिक साइड में, मतलब अंदर के साइड ATPase एक्टिविटी होती है, मतलब ये डायरेक्टली एनर्जी ATP प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं। दे मीडिएट ओनली फ्लक्स ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आइदर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एफ्लक्स कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट, और कहें जैसे आयंस का मूवमेंट इनटू एन इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। PGP is the most well-known primary active transporter. PGP is the primary active transporter. ये नॉन सेलेक्टिव होता है ना, मतलब मिनी सॉल्यूट को कई सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एक्सप्रेस्ड इन द एस्टोसाइट फूड प्रोसेसेस अराउंड द ब्रेन। कहाँ पे पाया जाता है PGP? PGP पाया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, रीनल ट्यूब्यूल्स में, बाइल कैनिकुलाई में, कोरोइडल एपिथेलियम में एंड एस्ट्रोसाइट फूड प्रोसेसेस में, ब्रेन के आसपास, ब्रेन कैपिलरीज के आसपास, एंड द ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर BBB के आसपास। टेस्टिकुलर एंड प्लेसेंटर माइक्रो वेसल्स, यहाँ भी ये पाया जाता है PGP, इसको ध्यान में रखिएगा।
which pump out many drugs or metabolites and thus limit their intestinal absorption, penetration into brain, testes and fetal tissues as well as promotes biliary and renal elimination. तो यहाँ पे जो PGP है उसका बहुत सारा रोल है, बहुत सारे ड्रग्स और मेटाबोलाइट के ट्रांसपोर्ट में ये मदद करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. तो PGP इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये एक मेजर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है. मैनी जीनोबायोटिक्स यहाँ पे हमारा, अभी हम ड्रग की बात करें तो मेनी ड्रग्स विच इंड्यूस और इनहिबिट PGP ऑल्सो हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑन द ड्रग मेटाबोलाइजिंग आइसोएंजाइम. जो जीनोबायोटिक्स हैं वो PGP को इंड्यूस भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं, मतलब उसके फंक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं. और इसी तरह से ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम पे CY3A4 ये साइटोक्रोम एंजाइम, साइटोक्रोम P450 का ही टाइप है, इंडिकेटिंग दियर साइनर्जिस्टिक रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स. ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इसको हम लोग आगे समझेंगे, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. अदर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन 2. तो दूसरे तरह के प्राइमरी और एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनका फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, उसमें शामिल हैं MRP2 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन 2 एंड ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस प्रोटीन BCRP. तो ये याद रखिएगा, MDRI, PGP और MRP2 एंड BCRP को याद रखिएगा. आगे देखते हैं डायग्राम, यहाँ पे किस तरह से सबस्ट्रेट का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको दिखाया गया है. यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. बहुत सिंपल सा है. द कैरियर डिराइव्स एनर्जी डायरेक्टली बाय हाइड्रोलाइजिंग ATP. ये जो कैरियर है ABC, हमने पहले कहा ATP बाइंडिंग एसिड डायरेक्टली ATP प्रोड्यूस कर रहा है, फिर उसकी मदद से जो हमारा सबस्ट्रेट है और ड्रग है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट mediate both uptake and efflux of drugs and metabolite actively. The energy to pump one solute is derived from downhill movement of another solute. जो हम एक सॉल्यूट जो ट्रांसपोर्ट जिसका हमें चाहिए उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, दूसरा जो सॉल्यूट है उसकी मदद से हम एनर्जी ले रहे हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो उस दूसरे आयंस के मूवमेंट से हमें एनर्जी मिल रही है और हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. सिम्पोर्ट और को ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में. व्हेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर सच दैट बोथ द सॉल्यूट्स मूव इन द सेम डायरेक्शन. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसा है कि दोनों सॉल्यूट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो इसको क्या कहेंगे, सिम्पोर्ट या फिर कोपोर्ट. क्या कहेंगे, जब सॉल्यूट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें मेम्ब्रेन के, तो इसको हम सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट कहेंगे. ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ये सारा प्रोसेस हो रहा है. एंटीपोर्ट या एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट दूसरा टाइप है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में, एंटीपोर्ट और एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट. इसमें व्हेन द सॉल्यूट मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट. मतलब जो सॉल्यूट है, दो सॉल्यूट है यहाँ पे, एक अगर राइट साइड हो रहा है तो एक दूसरा लेफ्ट साइड मूव करेगा मेम्ब्रेन की एक और दूसरी ओर. यहाँ डायग्राम के जरिए आप इसको एंटीपोर्ट को एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं. ठीक है, आजकल सर्जन रिजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम याद रखने हैं, घुमा फिरा के यहाँ से पूछा जा सकता है. सिंपल से कॉन्सेप्ट है. सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है, द कैरियर मूव्स द सबस्ट्रेट A अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ये SLC कैरियर सबस्ट्रेट को मूव करेगा, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम डाउनहिल मूवमेंट ऑफ अनदर सबस्ट्रेट B. यहाँ पे B है तो ये दोनों जो सबस्ट्रेट है वो एक ही साइड मूव कर रहे हैं और एक सबस्ट्रेट के यानी कि A के मूवमेंट के लिए एनर्जी हमें B से मिल रही है, तो इसको हम सिम्पोर्ट कहेंगे. उसके बाद एंटीपोर्ट है, द कैरियर मूव्स द सबस्ट्रेट A. जो कैरियर है SLC हमारा जो कैरियर है सॉल्यूट कैरियर, वो सबस्ट्रेट A को मूव करेगा
फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे जो बी है उसका मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है. सो बाय द डाउनहोल मूवमेंट ऑफ अनदर सबस्ट्रेट बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट ए के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होगी, सबस्ट्रेट बी के ट्रांसपोर्ट से. सिंपली हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में बेसिक डिफरेंस क्या है, प्राइमरी में एटीपी के डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से एनर्जी मिलती थी, सेकेंडरी में जो हम दूसरा सॉल्यूट जो हमारे दूसरे सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो उस एनर्जी को हम हमारे मेन सॉल्यूट के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे या मेन सबस्ट्रेट के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो ये हो गया सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूरा कंप्लीट. आगे देखते हैं क्विकली, हम लोग आगे चलेंगे. एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, लाइन बाय लाइन मैं सब आपको बता रही हूँ, बस आपको पूरा पढ़ना है. एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला. क्वेश्चन में हेर फेर हो सकती है, आगे पीछे बना के पूछा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे. कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट इन द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट स्पेशली ग्लूकोरोनाइट. जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है वो ग्लूकोरोनाइट के मेटाबॉलिज्म में एक्सक्रीशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं. मतलब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन अभी हम पढ़ेंगे. ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, ऑर्गेनिक केटायन ट्रांसपोर्टर्स, ये सारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. दीज आर हाईली एक्सप्रेस्ड इन लीवर कैनिकुलाई. ये भी याद रखिएगा कि ये जो OCT है और OATP है, ये अभी आगे आप पढ़ेंगे. मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन जब आप पढ़ेंगे ना तो ये आएगा ये पॉइंट. एक साइकिल सा रहता है, किडनी लीवर करके पूरा जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको हम इन्हीं के जरिए समझते हैं. दीज आर हाईली एक्सप्रेस्ड इन लीवर कैनिकुलाई. याद रखिएगा OCT ट्रांसपोर्टर और OATP ट्रांसपोर्टर कहाँ पाए जाएंगे, हमारे लीवर में और रीनल ट्यूब्यूल्स में. मतलब ये एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होंगे, साथ ही मेटाबॉलिज्म में भी. दी सोडियम क्लोरीन डिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर्स बाय norepinephrine, serotonin and dopamine are active SLC transporter that are target for action of drugs like tricyclic antidepressants, selective serotonin reuptake inhibitors, selective serotonin reuptake inhibitors. इसको आप कई बार अभी सुनेंगे. कोकेन एटसेट्रा. सिमिलरली द वेसिकुलर मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर्स VM2 वेसिकुलर मोनोएमिन ट्रांसमीटर ऑफ एड्रिनर्जिक एंड सेरोटोनर्जिक स्टोरेज वेसिकल्स. ये सब ट्रांसपोर्टर्स के नाम आप ध्यान में रखिएगा ना. ये सोडियम क्लोरीन डिपेंडेंट न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसपोर्टर्स जो कि नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन, इनको शॉर्ट में NET, ACRT, DAT आगे लिखा रहेगा, इनके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं. तो इन्हीं SLC को ब्लॉक करके यानी बीट करके इन सब पे जो हमारा ड्रग है वो एक्शन दिखाता है. मतलब ये जो SLC इस तरह के जो SLC ट्रांसपोर्टर्स हैं वो ड्रग के टारगेट एक्शन साइट्स हो सकते हैं. तो इस तरह से जो जैसे ड्रग्स हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स पे काम करते हैं, इन्हीं को इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं. सेलेक्टिव सेरोटोनिन, SRIs है, कोकेन है, बहुत सारे ड्रग्स हैं इन्हीं पे बेस्ड हैं जो इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट करेंगे या इन पे काम करेंगे और अपना इफेक्ट शो करेंगे. आगे देखते हैं. यहाँ पे वेसिकुलर मोनोएमिन ट्रांसपोर्टर्स ऑफ एड्रिनर्जिक एंड सेरोटोनिनर्जिक स्टोरेज वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट्स कैटेकोलेमिन्स एंड 5-HT into the vesicles by exchanging with H+ ions and is inhibited by reserpine. तो ड्रग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में ये ट्रांसपोर्टर्स का बहुत रोल रहता है. The absorption of glucose in intestine and renal tubule is through secondary active transport. ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइन में और रीनल ट्यूब्यूल्स में किसके थ्रू होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक जहाँ पे सेल्स में, फैट सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो किसके थ्रू हो रहा था, वो हो रहा था GLUT4 ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था, सीधा कैरियर्स के द्वारा हो रहा था. यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होगा इंटेस्टाइन में और रीनल ट्यूब्यूल्स में बाय सोडियम ग्लूकोज
ट्रांसपोर्टर, ये क्वेश्चन आता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। SLT1, SLT2, SGLT2, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मतलब आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वहाँ पे हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा, यहाँ पे ग्लूकोज का फिर ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स को, तो ऑर्गन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हो रहा है। वहाँ फैट सेल्स में हो रहा था, यहाँ पे इंटेस्टाइन में हो रहा है, रिनल ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर के थ्रू होगा बाई सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर SLT1 और SGLT2। Both carrier transport, facilitated diffusion and inactive transport is saturable and follows the Michaelis-Menten kinetics। ये याद रखिएगा, जो जितने ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही कैरियर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं, वो माइकेलिस-मेंटेन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। माइकेलिस-मेंटेन इक्वेशन बहुत IMP है, लिख के ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम काइनेटिक्स का पार्ट है और इसमें से पक्का एक नया क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ग्राफ आ जाएगा इससे रिलेटेड या कुछ भी, जो अभी आगे मैं बताऊंगी। लेकिन आप इसको एकदम से ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तो आप एकदम याद ही कर लीजिए। नेक्स्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। देखिए हमने कहा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, उसके दो टाइप है, कैरियर ट्रांसपोर्ट और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर ट्रांसपोर्ट में कैरियर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जिसमें 2 टाइप्स था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। और यहाँ पे हम बात करेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की। इसमें वेसिकुलर यानी कि वेसाइकल्स में ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट पार्टिकल है या ड्रग मॉलिक्यूल है, वो वेसाइकल्स में भरा जाएगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या करेंगे, जो लार्ज मॉलिकुलर पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सेल वेसाइकल में भरती है, वो प्रोसेस क्या हो गया, एंडोसाइटोसिस। उसके बाद उसी वेसाइकल में भर के जो सेल है वो दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट करती है। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, द लार्ज मॉलिकुलर पार्टिकल बाइंड्स टू अ बाइंडिंग प्रोटीन ऑन द सेल, ठीक है। द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म अ वेसिकल विच नीक्स ऑफ एंड द वेसिकल में रिमेन स्टोर्ड विद इन द सेल और इट में डिसइंटीग्रेट टू रिलीज द substance in the cytoplasm or be excreted across the cell by exocytosis। तो पहले कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, उसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगा ना। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, द पार्टिकल और द ट्रांसमीटर और हार्मोन stored within intracellular vesicle generally as a complex with a storage protein is excreted by exocytosis। ये जो स्टोरेज प्रोटीन है किस कॉम्प्लेक्स ये जो बना है वो कहाँ से बना, एंडोसाइटोसिस के थ्रू बना। अभी डायग्राम के जरिए और समझिएगा। ऑन एक्टिवेशन द वेसिकल ट्रांसलोकेट टू एंड फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, all content of the vesicles are then poured out in the extracellular spaces। याद रखिएगा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम बड़े पार्टिकल्स के, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा पार्टिकल हमारा सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन से बाइंड होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन से, वहाँ पे फिर सेल जो है वो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो वेसाइकल्स में भरा जाएगा, वेसाइकल्स में के थ्रू उसका वो हमारे सेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ये स्टोर्ड फॉर्म में भी रह सकता है या फिर इसका यूटिलाइजेशन जो सेल है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू करेगी। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जो इनगल्फ वेसाइकल है, जो इस वेसाइकल में जो भरा हुआ है वो अगेन एक्टिवेट होके मेम्ब्रेन से अटैच होगा। वहाँ से फिर ये जो जितना भी मटेरियल वेसाइकल में था, जितना भी ड्रग वेसाइकल में था, वो पोर कर दिया जाएगा, बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। यूजुअली हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट इसी तरीके से होता है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। देन एब्जॉर्प्शन आता है। तो ये लेक्चर तो काफ़ी लंबा हो गया, इसको और लंबा नहीं बना सकते। इसके बाद हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एब्जॉर्प्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। ये तो स्टार्टिंग है। और याद रखिएगा, डिसअपॉइंटमेंट विल एवर हैपन, यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ इन टू नोइंग दैट इट विल ऑल वर्क फॉर यू इफ़ यू डोंट गिव अप। हर बार ऐसा होता है, हम प्रिपरेशन, जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो बीच बीच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, बहुत सारी उलझनें आएगी कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। बट एट द एंड आपको हमेशा अपने पाथ पे चलते रहना है,
अपने कदम को रुकने नहीं देना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आप हो सकता है कि अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, क्या पता आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली निश्चित रूप से मिले। आप बहुत करीब पहुंचने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। हो सकता था जस्ट अगले स्टेप पे आपको सक्सेस मिलने ही वाली थी, इसलिए गिव अप नहीं करना है, बस आपको फाइट करते रहना है। यू हैव टू फाइट फॉर सक्सेस। आपके लिए अभी लिमिटेड टाइम है, जेपेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है। आप बस पढ़ते रहिए, रिज़ल्ट की चिंता छोड़िए, रिज़ल्ट तो आएगा ही, बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से पढ़ते रहिए। अपना जो डेडिकेशन है वो बनाए रखिए, एनर्जी जो है वो बनाए रखिए, मेंटेन करके रखिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। गिव अप नहीं करना है, बस ये याद रखिए कि गिव अप नहीं करना है, फाइट करते रहना है। यू हैव टू बी अ फाइटर, यू कांट बी लूज़र बिकॉज यू आर द बेस्ट। सो इस वीडियो की जो PDF लेक्चर है, PDF नोट्स है इस लेक्चर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वीडियोस में UG GPET चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इसका जो PDF नोट है वो आपको UG फार्मा गाइड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं और नोट्स भी आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप एक बार उसको ज़रूर विज़िट करिए, और वहाँ उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसके PDF नोट डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।